गड़बड़ी ये हमारी वीकली करंट अफेयर्स है। इस हफ्ते चर्चाओं में रहने वाले मुद्दों पर हम इसमें बात करेंगे। सबसे पहले है आईसीसी का तालिबान पर शिकंजा, भारत में बढ़ता शहरीकरण, 17वां ब्रिक्स सम्मेलन जो ब्राज़ील में हुआ है, और अमेरिका का भारत पर जीएम फसलों का जो दबाव है वो बढ़ रहा है। खबर क्या है, आगे हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात तालिबान की। हम जानते हैं कि जो अफ़गानिस्तान है उसमें तालिबान जो है शासन में है। तो ऐसे में जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है उन्होंने जो है तालिबान के जो नेता है उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक जो न्यायालय है उसका मानना है कि अफ़गानिस्तान में मानवता का हनन हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जो आपराधिक न्यायालय है इसने रोम संबंधी के अनुच्छेद 71A(h) के तहत अफगानिस्तान में लैंगिक और राजनीतिक उत्पीड़न को मानवता के विरुद्ध मानते हुए इसे जो है तालिबान के नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। क्योंकि हम जानते हैं कि तालिबान जो है अफ़गानिस्तान में सत्ता में है, तो ऐसी स्थिति में जो वहाँ की महिलाएं हैं उन पर जो है बहुत ज़्यादा उत्पीड़न किया जा रहा है। उन पर कई तरह के प्रतिबंध शरिया कानून का हवाला देते हुए तालिबानियों ने लगाए हैं। अगर आईसीसी के अंतर्गत अपराधों की बात करें तो इसमें जनसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध जो इस वक्त तालिबान में हो रहा है, युद्ध जैसे अपराध और आक्रामकता के अपराध शामिल है, जिस पर आईसीसी संज्ञान ले सकता है। तालिबान में हम जानते हैं कि मानवता का जो है वो हनन हो रहा है, क्योंकि 1990 के जो दशक थे सोवियत संघ के जाने के बाद हम जानते हैं अफ़गानिस्तान में गृह युद्ध हुआ था, और जो तालिबानी थे एक धार्मिक स्कूल था, तो वहाँ से जो है ये एक तालिबान जो समूह है वहाँ से निकलकर सामने आया था। इसके बाद तालिबान ने जो है अफ़गानिस्तान पर शासन किया 1996 से 2001 तक, और जो तालिबानी है वो शरिया कानून का हवाला देते हुए जो है जो अफ़गानिस्तान है वहाँ पर शासन करते हैं, और जो कानून है वहाँ पे जो है शरिया कानून के अनुसार ही वो देश को चला रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने शरिया कानून का हवाला देते हुए महिलाओं पर जो है कठोर प्रतिबंध लगाए हैं। महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा और काम करने का जो अधिकार है जो है उसका भी उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि तालिबानी जो सरकार है उनका कहना है कि जो 18 साल से ऊपर जो लड़कियां हैं वो शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटियां नहीं जाएंगी, या फिर काम करने के लिए जो लड़कियां हैं काम करने के लिए वो बाहर नहीं जा सकती। महिलाओं को घर से बाहर सार्वजनिक जगहों पर जाने पर भी जो है चेहरा दिखाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध तालिबानियों ने लगाया है। यहीं पे सार्वजनिक स्थानों के साथ घर में गाना गाना और जोर से पढ़ने पर भी इन्होंने प्रतिबंध लगाया है। हम जानते हैं कि जो शरिया कानून का हवाला देते हुए तालिबान ने महिलाओं के साथ साथ जो मानवता है उसका भी पूरी तरह से हनन किया है, क्योंकि वहाँ पे जो चेस था उसे भी शरिया कानून का हवाला देते हुए इनका कहना है, तालिबानियों का कहना है कि चेस एक तरह का जुआ है, तो उस पर भी पूरी तरह से जो है तालिबानियों ने प्रतिबंध लगा दिया था। उससे पहले जो कुश्ती का जो खेल था उस पर भी जो है शरिया कानून के तहत तालिबानियों ने प्रतिबंध लगाए हैं। तो ऐसे में जो है तालिबान पूरी तरह से जो है अफ़गानिस्तान में महिलाओं की जो स्थिति है उस पर बहुत ज़्यादा जो है अत्याचार देखने को महिलाओं पर मिल रहा है। अगर तालिबानियों की बात करें तो 2001 में जो है अमेरिका ने आक्रमण किया था, मतलब अफ़गानिस्तान में अपनी सत्ता थी जो वो स्थापित की थी अमेरिकी जो सेना थी उसने, और तालिबानियों को सत्ता से हटा दिया था। बाद में जो है 2001 से 2021 तक तालिबान ने विद्रोह जारी रखा था, और 2 दशकों तक यह विद्रोह चला, और बाद में जब 2021 में जो है अमेरिकी सेना थी जो अमेरिका ने वापस बुला ली थी, और तालिबान पर जो है मतलब तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था, और तब से यह जो तालिबानी है वो शरिया कानून के अनुसार देश को चला रहे हैं, जिस पर शरिया कानून का हवाला देकर उन्होंने कई तरह के प्रतिबंध महिलाओं पर लगाए हैं।
अब बात करते हैं क्या है अंतर्राष्ट्रीय अपराध जो आपराधिक न्यायालय है आईसीसी। इसे विश्व का पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहा जाता है और वैश्विक रूप से यानी वैश्विक स्तर पर जो गंभीर अपराध है, जैसे जो अभी जो अफगानिस्तान में जो मानवता का हनन हो रहा है, तो उससे जैसे जो गंभीर अपराध है उन व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जाता है। इसके तहत किसी राज्य पर नहीं बल्कि जिन व्यक्तियों के द्वारा अपराध किए जा रहे हैं उन्हीं पर जो है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, आपराधिक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसके द्वारा जो है उन पर ही मुकदमा चलाया जाता है। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय नीदरलैंड में है और ये रोम संबंधी के अनुसार जो है शासित होता है और 17 जुलाई 1998 को जो है इसी की स्थापना की गई थी। अगर इसके सदस्य देशों की बात करें तो यूरोपीय जो ब्रिटेन और यूरोपीय देश है, इसमें यूरोपीय देशों के 125 देश शामिल है और अफगानिस्तान 2003 से इसका सदस्य है। इसलिए जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है उसने जो अफगानिस्तान में मानवता का हनन हो रहा है उस पर जो है जो तालिबानी नेता है उनके खिलाफ शिकंजा कसा है और उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी किया है। अगर हम आईसीसी की बात करें तो इसके पास कोई अपनी पुलिस या परिवर्तन तंत्र नहीं है। यह आरोपित व्यक्ति को उसकी मतलब जो गिरफ्तारी होती है उसकी संपत्ति को सीज करता है और अपने निर्णय को लागू करने के लिए जो सदस्य देश है उनके सहयोग पर यह निर्भर रहता है। अब बात करते हैं दूसरी न्यूज़ की जो शहरीकरण पर है। हम जानते हैं कि जो भारत की आबादी है 2001 तक जो भारत की आबादी है वो उसमें जो है 27.31% हिस्सा शहरों में रहता है। अगर 2011 से 2018 तक बात की जाए तो 2011 में यह जो जनसंख्या थी, जो आबादी थी, वो 3.11% थी और अब 2018 तक बात करें तो यह बढ़कर 33.6% हो गई है। हम जानते हैं कि शहरीकरण का जो आर्थिक विकास का एक सामान्य पहलू है वह औद्योगिकीकरण को बताया गया है, क्योंकि जो शहरों में औद्योगिकीकरण जो है बहुत तेज़ी से वृद्धि कर रहा है और साथ ही शहरी क्षेत्र में भी बहुत तेज़ी से वृद्धि देखी जा रही है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट सामने आई है, उसके अनुसार 2050 तक भारत की लगभग आधी आबादी शहरों में निवास करेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो गांव में जो लोग रहते हैं वो ज़्यादातर कृषि पर निर्भर होते हैं। तो कृषि पर अगर कोई उन्हें नुकसान हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जो है वे कृषि को छोड़कर रोजगार की तलाश में जो है शहर की तरफ ही मतलब शहर की तरफ और ही बढ़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट सामने आई है, जो भारत का कृषि मंत्रालय है, उसका कहना है कि जो खेती पर निर्भर लोग हैं उसमें 40% लोग ऐसे हैं जिनको अगर मौका मिले तो वह कृषि को छोड़ सकते हैं। तो इसलिए जो है भारत की शहरी आबादी बढ़ रही है और यह अगर बात करें तो जो शहर की आबादी है वो तेज़ी से वृद्धि कर रही है। शहर की जो जीडीपी है भारत की जीडीपी में 60% का योगदान करती है। जो सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी है उसमें 60% का योगदान है शहर का। अगर हम कुछ बड़े शहरों की बात करें जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद जैसे जो अन्य जो 15 शहर है, जो बड़े शहर है, वो भारत की जीडीपी में 30% का योगदान इस वक्त कर रहे हैं। रिपोर्ट से जो सामने आई है उसने जो है उम्मीद जताई है कि 2047 तक 1.5% जो है जीडीपी में वृद्धि हो सकती है। हम जानते हैं कि शहरों में जो अधिकतर जो जनसंख्या रहती है वो आर्थिक उत्पादन उनका बहुत ज़्यादा बेहतर होता है और वो रोजगार उद्योग होते हैं और जो नवाचार है, स्टार्टअप जो है उनको बढ़ावा जो है शहरी क्षेत्रों में जो शहरी जनसंख्या है वो नवाचार को बढ़ावा देने में मदद करती है। शहरी क्षेत्र में परिवहन, आवास, ऊर्जा और औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि परिवहन की बात करें तो आज के समय में हम देख सकते हैं कि सबके पास जो है अपने निजी वाहन है। तो इससे जो है
हम देख सकते हैं कि अपने निजी वाहनों के साथ जो है बहुत ज़्यादा प्रदूषण की समस्या भी देखने को मिल रही है। 2-2 घंटे जो है जाम में लगना भी पड़ रहा है, क्योंकि जो शहरों में औद्योगिक जो क्षेत्र है, जो औद्योगिक केंद्र है, फैक्ट्रियाँ हैं, उनमें तेज़ी से वृद्धि हो रही है और जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो भी काम की तलाश में शहर की ओर बढ़ रहे हैं। शहरों की अगर बात करें तो शहरों में जो स्टार्टअप, अनुसंधान एवं जो डिजिटल सेवाएं हैं और जो प्रौद्योगिकी है, उनमें भी बहुत तेज़ी से वृद्धि देखने को मिल रही है। शहरों में अगर शिक्षा की बात करें तो लोग शहरों की ओर ही प्रवास क्यों कर रहे हैं, क्योंकि शहरों में जो शिक्षा स्थिति है, जो स्वास्थ्य देखभाल है, वो वहाँ तक आसानी से पहुँचा जा सकता है, क्योंकि जो गांव है शहरों से कुछ गांव इतनी दूरी पर होते हैं कि वहाँ तक जो स्कूल्स होता है, जो शिक्षा व्यवस्था होती है, जो स्वास्थ्य देखभाल होती है, उससे आसानी से नहीं पहुँचा जा सकता। तो ऐसे में कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं वो शहरों की ओर काम की तलाश में और अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल को लेने की अच्छी स्वास्थ्य देखभाल लेने की तलाश में वो शहर की ओर बढ़ रहे हैं। शहरीकरण में चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों के पास शहरों में निजी वाहन की जो निर्भरता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 2-2 घंटे ट्रैफिक में जाम में रहना पड़ता है, जिससे जो टाइम है वो भी बहुत ज़्यादा लगता है और इससे प्रदूषण और समय की बर्बादी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। प्रदूषण इससे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और प्रदूषण की जो समस्या हो रही है उससे कई तरह के रोग हो रहे हैं, जैसे श्वसन जो रोग है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, कैंसर जैसे रोगों में बढ़ोतरी हो रही है। तो ऐसे में प्रदूषण की समस्या से अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जो दिल्ली जैसे बड़े शहर है, मुंबई जैसे जो बड़े शहर है, खासकर जो दिल्ली है, वहाँ पर जो वायु प्रदूषण है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, जो वहाँ पर बीमारी का कारण बन रहा है। 2023 में जो रिपोर्ट सामने आई थी उसमें विश्व के 50 शहरों को प्रदूषित पाया गया था, जिसमें से 42 शहर भारत के हैं। तो जो रिपोर्ट सामने आई है उसके अनुसार भारत में जो प्रदूषण है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। इससे अलावा जो स्वच्छ जल की जो समस्या है वो भी बहुत ज़्यादा शहरीकरण में बढ़ रही है, क्योंकि स्वच्छ जो जल है वो नहीं मिल पा रहा है। इससे भी स्वच्छ जल न मिलने से भी गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो रही है। कुछ पाइपलाइंस ऐसी है शहरों में जो बहुत ज़्यादा पुरानी है, उनका सिस्टम 40 जो सिस्टम है पाइपलाइन है उसमें से पानी का रिसाव होता रहता है, जिससे 40 से 50% पानी का नुकसान होता है और पानी की समस्या भी तेज़ी से शहरों में बढ़ रही है। शहरीकरण की चुनौतियाँ ये भी है कि शहरों में अब तक 10 मिलियन घरों की कमी है। हम जानते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं वो शहर में आकर रहते हैं, तो उन्हें एकदम से जो घर है वो आवंटित नहीं किए जा सकते। तो ऐसी स्थिति में वे झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जिससे गरीब लोगों की जो बस्तियां हैं उनमें बढ़ोतरी हो रही है और सांप्रदायिक जो धार्मिक हिंसा है उसके बढ़ने की संभावना भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। अपर्याप्त जल निकासी व्यवस्था, हम जानते हैं कि शहरों में जो शिविर है उनमें अच्छी तरह से पानी का जो निकासी है वो नहीं हो पाती है, जिससे सड़कों पर पानी भर जाता है और सड़कों पर पानी भरने की वजह से शहरों में गंदगी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और गंदगी बढ़ने से अलग अलग बीमारियों का सामना शहरों में करना पड़ता है। शहरी केंद्रों में जनसंख्या की लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इसके फलस्वरूप ही हम कह सकते हैं कि जनसंख्या के बढ़ने से जो औद्योगिकीकरण है उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है और औद्योगिकीकरण से पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण से बीमारियों में भी बढ़ोतरी हो रही है।
जो शहरीकरण की चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए सरकार ने अलग अलग कार्यक्रम चलाए हैं। हम जानते हैं जैसे स्मार्ट सिटी के तहत जो शहरीकरण है उसे अच्छा बनाने के लिए उसके विकास की जो जो इसकी विकास में चुनौतियां आ रही है उसके समाधान के लिए अलग अलग कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा चलाए गए हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जो है शहरों में अच्छी सड़कें बनाई जाएगी ताकि जो लंबा जाम लगता है उसकी जो समस्या है वो हल हो सके। जो परिवहन है जिससे जो है बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है, कुछ ऐसी पेट्रोल डीजल की जो गाड़ियां हैं, जैसे अभी हमने दिल्ली में भी एग्जांपल देख सकते हैं, तो जो पेट्रोल और डीजल की जो गाड़ियां हैं और जो ज़्यादा पुरानी गाड़ियां हैं तो उन पर दिल्ली सरकार ने पूरी तरह से जो है रोक लगा दी है ताकि जो है उनकी धुएं से प्रदूषण ना फैले। तो स्मार्ट सिटी का ये भी एक अच्छा कदम हो सकता है। स्मार्ट सिटी के तहत जो है अच्छी स्वास्थ्य जो है सेवाएँ दी जा सकती है। जैसे कुछ स्थानों पर हम देख सकते हैं जो आयुष्मान भारत है, भारत सरकार के द्वारा चलाए गए हैं। शहरों के जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं तो वहाँ पर जो है आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख तक का जो इलाज है वो फ्री में दिया जाता है। तो स्मार्ट सिटी के तहत जो शहरीकरण है उसको बढ़ावा देने के लिए, उसके विकास के लिए जो है नई नई योजनाएं चलाई गई है। ऐसे में स्मार्ट सिटी के तहत अमृत मिशन जो है वो भी चलाया गया है। जो स्वच्छ भारत मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पे जो शिविरों में जल निकासी के तहत जो है अच्छी जो शिविर है उनमें जल निकासी अच्छी तरह नहीं हो पाती है। तो ऐसे में स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है शहरों को स्वच्छ रखने का काम किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरीकरण की ओर जो है लोगों की बढ़ोतरी हो रही है, तो ऐसी स्थिति में जो शहरों में झुग्गी झोपड़ियों में लोग रह रहे हैं तो उन्हें जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है घर आवंटित किए जा रहे हैं ताकि जो है झुग्गी जो झोपड़ियां हैं उनमें और ज़्यादा वृद्धि ना हो। तो ऐसी स्थिति में जो है शहरीकरण को बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया जैसे जो है कार्यक्रम चलाए जाते हैं। डिजिटल इंडिया जो है कार्यक्रम चलाए गए हैं। स्टार्टअप जो इंडिया है, अलग अलग स्टार्टअप को लगाकर जो है जो शहरी क्षेत्रों में जो उद्योगों की जो निर्भरता है उसे कम की जा सकती है। अपने खुद के स्टार्टअप लगाकर जो है व्यवसाय को आगे बढ़ाया जा सकता है। अब बात करते हैं जो 17वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है। 17वां ब्रिक्स सम्मेलन ब्राज़ील में आयोजित किया गया है, जिसमें जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी इसमें भाग लिया है। और रियो डी जेनेरिया है, यहाँ पर जो है ब्रिक्स सम्मेलन जो है ये आयोजित 17वां जो सत्र है इसका ये आयोजित किया गया है। अगर इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम जो अधिक समावेशी सतत जो शासन है उसे चलाने के लिए और वैश्विक दक्षिण सहयोग में सुधार बनाने के लिए जो है इसकी थीम इस बार रखी गई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पे जो है रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र पर भी हस्ताक्षर किए हैं। और जो ये घोषणा पत्र है इसमें जो है कुछ बातों पर चर्चा हुई है। इन बातों की अगर बात करें तो जो संयुक्त राष्ट्र परिषद सुरक्षा परिषद में भारत और ब्राज़ील की बड़ी भूमिका का समर्थन इन्होंने किया है। यहाँ पर जो अमेरिका के द्वारा अभी हमने देखा है कि टैरिफ लगाया गया है अमेरिका के द्वारा, उसके उपाय के लिए और जो उसकी गंभीर जो चिंताएं हैं वो बढ़ रही है, जिससे जो वैश्विक स्तर है उसकी अर्थव्यवस्था डगमगा गई है, तो इस पर भी चर्चा हुई है। हालांकि जब जो टैरिफ है इस पर चर्चा की गई तो जो अमेरिकी राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप ने जो है टैरिफ पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जो है इन्होंने कहा है कि जो ब्रिक्स सम्मेलन के जो सदस्य देश है वो अमेरिका के खिलाफ है। तो ऐसी स्थिति में जो है उन्होंने जो इसके सदस्य देश है उन पर 10% अलग से जो टैरिफ है वो लगाने की बात कही है।
यहाँ पे आतंकवाद के मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। आतंकवाद जो है अभी हाल ही में जो पहलगाम हमला हुआ था जिसमें 27 लोगों की मृत्यु हुई थी, तो इसकी भी कड़ी निंदा जो है इसमें की गई है। और यहाँ पे जो है जो सदस्य देश है इन्होंने कहा है कि जो आतंकवाद है जो है अन्य तरीकों से इसका मुकाबला करने का भी जो है आपस में इन्होंने आह्वान किया है। ब्रिक्स में शामिल देशों की बात करें तो इस बार जो है ब्रिक्स में ब्राज़ील, भारत, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, कुवैत और संयुक्त जो अमीरात है इसमें शामिल हुए हैं। 17वें जो ब्रिक्स सम्मेलन का जो एजेंडा रहा है वो आतंकवाद का जो आतंकवाद बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है वैश्विक स्तर पर, तो इसको कम करने के लिए जो है इसकी साझा नीति अपनाई गई है, इस पर भी बात हुई है। एआई की बढ़ोतरी, यहाँ पे जो है एआई की बढ़ोतरी की बातें की गई है क्योंकि जो भारत है उसने एआई को बढ़ावा देते हुए नवाचार के क्षेत्र में यूपीआई की भी यहाँ पे भारत की जो यूपीआई है उसकी भी सराहना जो है जो सदस्य देश है उन्होंने की है। जलवायु परिवर्तन पर भी बात हुई है और जो पर्यावरण जो संरक्षण है जो है उस पर भी इस पे बात हुई है। इस सम्मेलन में जो इंडोनेशिया है उसे भी आधिकारिक रूप से ब्रिक्स में शामिल कर लिया गया है, लेकिन साझेदार यानी ब्रिक्स के साझेदार देशों के रूप में जो शामिल हुए हैं वो है बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, युगांडा, उज्बेकिस्तान जो है इसमें साझेदार देशों के रूप में शामिल हुए हैं। जो 17वें ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है इसमें जो 18वां ब्रिक्स सम्मेलन होगा उसमें भारत को इसकी अध्यक्षता की जिम्मेदारी 2026 में जो है इसकी अध्यक्षता की जिम्मेदारी भारत को दी गई है। अब बात कर लेते हैं ब्रिक्स की जो सदस्य देश है वो चीन, रूस, भारत है जो दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिने जाते हैं। तो ऐसे में जो है इस अर्थव्यवस्था के अनुसार ही जो है जो इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो पूरे वैश्विक स्तर पर 30% जीडीपी में हिस्सेदारी रखती है। अब बात करते हैं क्या है ब्रिक्स। ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है, इसकी स्थापना 2009 में जो आर्थिक सहयोग है उसके साझा विकास के लिए की गई थी। यह ऊर्जा संसाधन, खनिज तेल, गैस और विकासशील देशों का एक गठजोड़ जो है एक गठजोड़ ब्रिक्स है। ब्रिक्स का जो टोटल जो जीडीपी है यानी हम कह सकते हैं कि इसमें भारत, रूस, चीन जो है एक बड़ी अर्थव्यवस्था है ये तीनों देश। तो इसमें जो है पूरे विश्व में दुनिया की टोटल जीडीपी यानी 30% जीडीपी इन्हीं देशों से जो है प्राप्त होती है। ऐसे में जो ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य है वो ग्लोबल इकोनॉमी और फाइनेंशियल स्थिति में सुधार लाना है, और फाइनेंशियल स्थिति में सुधार के लिए जो है ब्रिक्स ने अपना एक यानी अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना भी की है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना जो है की है तो इसके तहत कहा गया है कि जो देश है वो अपनी जो मुद्रा है जिस देश की उसके अनुसार ही जो है व्यापार करेंगे। तो इसके तहत जो है जो इसकी घोषणा की गई थी इसका सुझाव भारत ने दिया था और 2014 में इसे लागू किया गया था। ब्रिक्स की चुनौतियों की बात करें तो ब्रिक्स की जो है कुछ आपसी मतभेद है ब्रिक्स जो देश है जो सदस्य देश है उनमें। जैसे अगर भारत और चीन की बात करें तो भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को जो सीमा विवाद है उसमें आपसी मतभेद है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो गलवान घाटी है वहाँ पर जो है झड़पें देखने को मिलती है। तो इस पर भी जो है मतभेद जो ब्रिक्स सम्मेलन है उसमें देखने को मिलता है। चीन और ब्राज़ील में जो आपसी विवाद है वो चीन की मुद्रा को लेकर विवाद है।
चीन का पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या फिर सैन्य रूप से। अभी भी हमने देखा है कि कुछ स्थितियों में जो है सैन्य रूप से भी जो है चीन ने पाकिस्तान की मदद की है। तो ऐसे में जो चीन है वो पाकिस्तान के साथ अच्छा संबंध रखता है, तो भारत जो है इसके लिए ऐतराज जताता है। तो ऐसी स्थिति में जो है ब्रिक्स के लिए जो है अलग अलग चुनौतियाँ देशों के साथ आपसी मतभेद भी देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं अगली न्यूज़ की। अमेरिका जो है भारत पर आनुवंशिक रूप से जो जीएम फसलें हैं उसे करने के लिए जो है बाजार खोलने का दबाव बना रहा है। हम जानते हैं कि जो जीएम फसलें हैं, जीएम फसलों के तहत जो है अमेरिका की कुछ मांगे हैं। अमेरिका यहाँ पे चाहता है कि जो अमेरिका है वो यहाँ पे चाहता है कि जो फसलें हैं, जो जीएम फसलें हैं, जैसे जो मक्का है और जो सोयाबीन है और जो अन्य कृषि उत्पादक है, भारत जो है कम आयात पर जो है जो शुल्क है वो कम करे। यहाँ पे जो अमेरिका का कहना है कि हम आपको कम शुल्क पर मक्का और सोयाबीन जो है वो देंगे, लेकिन आप जो है हमारे लिए जो डेयरी से संबंधित जो प्रोडक्ट है, जो पैकिंग जो प्रोडक्ट है उनका जो शुल्क है, मतलब जो आयात शुल्क है वो कम कर दे। भारत के लिए यह दोनों फसलें ज़रूरी हैं, हम मानते हैं। हालांकि भारत में भी सोयाबीन और मक्का होती है, लेकिन फिर भी जो है जो अमेरिका है वो चाहता है कि भारत जो है हमसे इसका आयात करे। ज़्यादातर जो किसान हैं वो भारत में छोटे किसान हैं, तो उनके लिए अमेरिका के किसानों का जो सामना है वो करना मुश्किल है। तो यहाँ पे जो है अमेरिका की मांगों का भारत ने जवाब दिया है। भारत ने जो है अमेरिका से कहा है कि जो अमेरिका की मांगे हैं उसे मानने से इनकार किया है। इन्होंने कहा है कि जो है कृषि और जो डेयरी बाजार मतलब जो कह रहा है अमेरिका कि आप हमारे लिए जो डेयरी से संबंधित जो उत्पादक है उनके लिए हमारे लिए बाजार खोल दें, तो ऐसे में जो है भारत का कहना है कि इससे जो भारत के जो गरीब किसान हैं उनको नुकसान होगा और जो भारतीय उत्पाद है वो अमेरिकी उत्पादों का सामना नहीं कर पाएंगे। अगर बात करें यहाँ पे जो ये मक्का और सोयाबीन है, तो जो अमेरिका है वहाँ पर जो है जो जीएम है उसके तहत जो है इन फसलों का उत्पादन किया जाता है। अगर इन फसलों को जो है भारत में लाया जाता है तो भारत का कहना है कि जो है जो जिस तरह से अमेरिका इसे उगाता है, तो अगर भारत में लाते हैं हम इसे, तो भारत में इसे खाने के लिए प्रयोग किया जाएगा और जिससे जिन शरीर में जो है जाएंगे और शरीर में अनेक तरह की बीमारियां पैदा होगी और पर्यावरण पर भी इसका नुकसान देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं जीएम फसलें क्या है। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें हैं जिनके द्वारा डीएनए को आधुनिक जीव प्रौद्योगिकी तकनीकों द्वारा संशोधित किया जाता है। इन फसलों की शुरुआत 1994 में अमेरिका ने की थी और इसने सबसे पहले फ्लेवर सेवर जो टमाटर है उसे बाजार में लाया था और इसे पकाने के लिए इसने आनुवंशिक रूप से जो है संशोधित करके जो है इस टमाटर का जो उत्पादन इसने किया था। भारत में जीएम फसलों के लिए कुछ नियम बनाए हैं भारत सरकार ने। इसके जो अधिनियम है 1986 के जो अधिनियम है 1986 के, उसके अंतर्गत जो जीएम की फसलें हैं उसे खतरनाक माना गया है। जीव कोशिकाओं का जो निर्माण है उसका जो उपयोग या फिर आयात निर्यात है उससे भंडारण से संबंधित जो नियम है 1979 के तहत भी इस पर नियंत्रित जो है भारत सरकार ने किया है। 1979 के तहत GMOS से जुड़ी कुछ गतिविधियां अनुसंधान का उपयोग करके, जिसमें निर्माण आयात भंडारण बिक्री और निर्यात इसमें शामिल है और यह जो फसलें हैं वो आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों और उनसे संबंधित उत्पादों खाद्य वस्तुओं पर लागू होते हैं और जो जैव इंजीनियरिंग जैसे नई जिन तकनीकों को भी रोकते हैं। तो यहाँ पे जो है भारत सरकार का कहना है कि अमेरिका जो है जो बीज है उनमें जो है जिन का प्रयोग करके यानी अलग एक तकनीक का प्रयोग करके वे GAM
के तहत अपनी फसलों का उत्पादन करते हैं, तो अगर भारत में हम उन्हें लाने की अनुमति देते हैं तो जो है उन्हें खाने के लिए प्रयोग करने के बाद जो है शरीर में जिनके प्रवेश करने से बहुत सारी शारीरिक संबंधी बीमारियां हो सकती है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो अमेरिका है इन फसलों का जीएम फसलों का जो है बहुत ज़्यादा उत्पादन कर रहा है, और इन फसलों के खाने से ही जो है वहाँ पर अगर हम वहाँ की स्थिति की बात करें तो 50% से ज़्यादा जो वहाँ पे कैंसर की बीमारी है वो बढ़ रही है। और भारत में पूरे मतलब भारत की अगर जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पे 100 मरीज ही जो है कैंसर के पाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर अमेरिका की जो ये फसलें हैं जीएम के तहत जिसे उगाया जाता है अगर भारत में आ जाती है तो कैंसर जैसी बीमारियां जो है उसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है। भारत ने सिर्फ एक ही फसल को जो है जीएम के तहत उगाने का जो है परमिशन दी थी, और वो है कपास। कपास की अगर बात करें जिसे बीटी कपास कहा जाता है, इसे 2002 से 14 के बीच इसका जो प्रतिशत है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली है। 193% की वृद्धि इसमें हुई थी, और जिसे 2011-12 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कपास निर्यातक माना जाता है। हालांकि जो है अब वर्तमान जो स्थिति है भारत दूसरे नंबर पर आ गया है और पहला स्थान ब्राज़ील का है। इसने किसानों की आय को बढ़ाने में भी मदद की है और कीटनाशकों के उपयोग को कम करने में भी इसने यानी कपास ने योगदान दिया है। तो जो ये जीएम से संबंधित हमारी न्यूज़ थी, भारत सरकार जो है अपनी डेयरी प्रोडक्ट को लाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हालांकि जो है जो डील होने वाली थी GAM के होने से जो है इस जो टैरिफ डील के तहत जो अन्य डील भी होने वाली थी तो उस पर भी अभी रोक लग गई है। क्योंकि जो जीएम फसलें हैं उन्हें भारत में लाने की अनुमति भारत सरकार नहीं दे रही है। जो स्वास्थ्य मंत्रालय है या फिर जो स्वास्थ्य से या फिर जो कृषि मंत्रालय है उसका कहना है कि अगर जीएम फसलों का उत्पादन भारत में किया जाता है तो इससे पर्यावरण को भी बहुत ज़्यादा खतरा होगा, और जो मानव जो शरीर है उसमें जो है अगर हम इन फसलों को खाद्य पदार्थों के खाने के लिए प्रयोग करेंगे तो इसमें जो है शरीर में जिन परिवर्तित होंगे तो अन्य तरह की बीमारियां भी इनसे जो है उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसे में भारत सरकार ने अभी इसे मानने से इनकार कर दिया है। तो ये आज की हमारी वीकली करंट अफेयर्स की न्यूज़ थी। थैंक यू सो मच।